नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसके 35वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। यकीनन ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। मैं सोच रहा था कि क्या उन लोगों में से कोई ऐसा था जो उस समय एडोल्फ के नीचे काम कर रहा था और नेगेटिव रूप से कटाई के योग्य होने में सक्षम हो गया हो। तो यहाँ पर डॉन पूछ रहे हैं कि क्या हिटलर के नीचे कोई ऐसे थे जो उसके लिए काम कर रहे हों और वो बेसिकली कटाई के योग्य हो गए हों, यानी नेगेटिव हार्वेस्ट हो गई हो उनकी। तो रा कहते हैं, हम केवल दो इकाइयों के बारे में बात कर सकते हैं जो एक नेगेटिव अर्थ में कटाई के योग्य हो सके थे। अन्य अभी भी भौतिक अवतार में हैं, यानी कि जिंदा हैं। एक जिसे आप हरमन के रूप में जानते हैं, दूसरा अपने आप को हिमलर कहलाना पसंद करता था। तो दोस्तों यहाँ पर दो लोगों के नाम लिए उन्होंने, हरमन और हिमलर। ये दोनों ही हिटलर के नीचे काम करते थे और बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ज़्यादा क्रूर। तो इस वजह से उनका, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से सारी चीज़ें की थी ना, तो इस वजह से इनकी जो है नेगेटिव वाली वो कटाई के योग्य हो गए थे। और उन्होंने ये बताया कि अभी भी हिटलर के साथ के कुछ ऐसे हैं जो जिंदा हैं इसी धरती पे। अब ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने हिटलर को फंडिंग की थी, अब ये वो भी हो सकते हैं जो हिटलर के साथ में थे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन है। और नाम यहाँ पर रानी किसी का लिया नहीं है, और ये अच्छी बात है कि नाम नहीं लिया है, वरना उनकी आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। हमें भी दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नाम किसी का मत लो, बस बता दो कि ऐसा है। रा इस मामले में सबसे ज़्यादा समझदार हैं और ऐसे ही करना चाहिए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। इससे पहले हमने इब्राहिम लिंकन की चर्चा की थी, जो अपने में एक अनोखा मामला था। क्या आपके लिए यह बताना संभव है कि उनका किस तरफ झुकाव था और इब्राहिम के शरीर को चौथी घनत्वता के व्यक्ति द्वारा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, और यह उस समय हमारे समाज में होने वाली गतिविधियों के संबंध में कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा इब्राहिम लिंकन के बारे में बात हुई थी कि एक फोर्थ डेंसिटी के बीइंग ने उनकी बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी आपस में कुछ ऐसी बात हुई थी, सांठगांठ हुई थी कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर लो अपना ये फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव का काम करने के लिए इस प्लैनेट के ऊपर। तो रा यहाँ पर कह रहे हैं हाँ ये संभव है, हम तुम्हें बता सकते हैं उसके बारे में। तो डॉन कहते हैं, क्या आपके अनुमान से जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे उनके लिए यह जानना उपयोगी होगा? तो रा कहते हैं, आपको अपने प्रश्नों को अपनी समझ के अनुसार पूछना चाहिए। तो देखा दोस्तों यहाँ पर रा ने कितनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा यार तुमको क्या सवाल पूछने हैं ना, अब अगर ये भी हम तुम्हें बताने लग जाएंगे तो एक तरीके से क्या हमने तुम्हें तुम्हारा अपना गुलाम नहीं बना लिया? तो ये तो बेटर ये रहेगा कि तुम्हारे अंदर जो सवाल है ना वो खुद पूछ लो। अगर तुम्हारे सवाल भी हम ही डिसाइड करेंगे, जवाब भी हम ही देंगे, तो फिर तो ये एक तरफा बात हो गई ना। तो ये ना करके तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो सवाल पूछ लो। तो फिर डॉन कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उस समय चौथी घनत्वता के व्यक्ति द्वारा इब्राहिम लिंकन के शरीर का उपयोग करने का क्या मकसद था? तो रा कहते हैं, यह इस सत्र का अंतिम सवाल होगा। कार्ला की ऊर्जा काफ़ी कम हो रही है। तो वो कहते हैं, इब्राहिम के नाम से जाने जाने वाले इस व्यक्ति को कई तरह से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के दुखों के कारण वह जीवन से थक गया था। लेकिन इन सब दुखों के बावजूद वह अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। आपके समय सन 1853 में इस व्यक्ति से चौथी घनत्वता के व्यक्ति ने नींद में संपर्क किया था।
यह चौथी घनत्वता का व्यक्ति रोशनी की ताकतों और अंधेरे की ताकतों के बीच चल रही लड़ाई के लिए चिंतित था, जो कि चौथी घनत्वता में आपके कई सालों से चला आ रहा है। तो दोस्तों ये जो फोर्थ डेंसिटी के बीइंग थे ना, जो इनको इनकी नींद की अवस्था में मिले यानी सपने में मिले, तो तब जाके उस सपने में इन लोगों की आपस में बात हुई थी कि भाई अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे द्वारा कर लो। और उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी इतनी चल रही थी, मतलब बॉडी के लेवल से भी देख लो, मेंटल लेवल से भी देख लो, और अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी देख लो, तो चारों तरफ से वो थक चुका था वो व्यक्ति इब्राहिम लिंकन, क्योंकि उसको चारों तरफ से घेर लिया था, कोई काम नहीं करने दे रहा था उसको। ठीक है, करना तो वो चाहता था लेकिन उसे कोई करने नहीं दे रहा था। इस वजह से वो परेशान हो गया था कि मैं अपना काम करूँ तो करूँ कैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो चौथी घनत्वता वाली इकाई थी ना, वो ये बताने के लिए आए थे उनको कि भाई हमारा ये जो युद्ध चल रहा है ना, लाइट और डार्क फोर्सेस का ये जो युद्ध चल रहा है, कह रहे ये तो पता नहीं कितनी मिलेनियम, कितनी मतलब ईयॉन्स से चल रहा है। और क्योंकि इस वक्त तुम्हारा ग्रह शायद कुछ दिक्कत में है, इस वजह से उन्होंने उसके सपने में उसको कांटेक्ट किया। और इसको कहते हैं दोस्तों थॉट ट्रांसफर, या कह लो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। ठीक है, अब जो आगे बताया जाएगा। तो खैर आगे रहा, कहते हैं इस व्यक्ति ने इब्राहिम के कार्मिक पैटर्न्स को पूरा करने के लिए अपना सम्मान कर्तव्य समझते हुए इसे स्वीकार किया। और इब्राहिम ने पाया कि ये व्यक्ति वो सारे कार्य करना चाहता है जिसे वो करना तो चाहता है पर कर नहीं सकता है। इस प्रकार ये अदला बदली हुई। तो रा आगे कहते हैं इस व्यक्ति ने इब्राहिम के कार्मिक पैटर्न्स को पूरा करने के लिए अपना सम्मान कर्तव्य समझते हुए इसे स्वीकार किया। और इब्राहिम ने पाया कि ये व्यक्ति वो सारे कार्य करना चाहता है जिसे वो करना चाहता है पर कर नहीं सकता है। इस प्रकार यह अदला बदली हुई। वो व्यक्ति जिसका नाम इब्राहिम था, उसे ट्रांस की अवस्था में ले जाया गया और वहां उसने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हम यानी कि रा ने कार्ला के साथ ये व्यवस्था की है ताकि हम कार्ला के शरीर में रह सकें, जिसमें कार्ला ट्रांस की अवस्था में अपने शरीर से बाहर आती है और यंत्र की तरह काम करती है तथा अपने दिमाग और आत्मा परिसर को ट्रांस की अवस्था में छोड़ देती है। तो दोस्तों देखो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। इसको कहते हैं दोस्तों कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। और कन्फेडरेशन का अगर आप लोगों के साथ कभी भी कुछ कांटेक्ट हो या कुछ हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कन्फेडरेशन के मेंबर्स अगर आपके आसपास हैं ना, तो आपकी सोच निकल के बिल्कुल उनके साथ चली जाए और आपको लगे कि ये जो अनुभव हो रहा है ना वो रियल है। बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा रियल है। वो इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल एक इंटरनेट की फील्ड की तरह है कि आपके दिमाग से आपकी कॉन्शियसनेस को या आपके शरीर से आपकी कॉन्शियसनेस को निकाला और उस अपनी वाली कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर दिया, और यानी कि दो बैंड्स जो है ना आपस में मर्ज कर गए। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, ठीक है ना। और जिनके साथ ऐसा होता है ना, वो कन्फेडरेशन के साथ पूरी की पूरी तरीके से मर्ज हो जाते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है इस धरती के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये केवल इब्राहिम लिंकन के साथ ही हुआ है। ठीक है, और भी बहुत लोग हैं, इवन स्टीवन ग्रियर के साथ भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, जब उनको ये कॉन्टैक्ट मेडिटेशन सिखाई थी कन्फेडरेशन ने, तो उनकी कॉन्शियसनेस को ही ट्रांसफर करके अपने क्राफ्ट के अंदर ले गए थे। ठीक है, और वहां पर उनको सिखाया था कि मेडिटेशन तुम किस तरीके से तैयार कर सकते हो, और इसी तरीके से उन्होंने फिर ये पूरी के पूरी कॉन्टैक्ट की मेडिटेशन तैयार की थी। फिर वो आगे कहते हैं जिस समय ये हो रहा था उस समय आपके ग्रह की ऊर्जाएं काफ़ी गंभीर स्थिति से गुजर रही थी, जिसे आप आज़ादी के रूप में जानते हैं, जिसे कई लोगों ने एक संभावना के रूप में स्वीकार किया था। इस चौथी घनत्वता के व्यक्ति ने आज़ादी की लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत करने वालों द्वारा किए गए काम को देखा और पाया कि ये लोगों के अधिकार को गुलामी के सिद्धांत के बढ़ते विश्वास और उपयोगों के कारण कम या खत्म कर सकता है। यह आपकी घनत्वता में काफ़ी गंभीर प्रकृति की नेगेटिव अवधारणा है, इसलिए इस व्यक्ति ने इसे रोशनी के लड़ाई के रूप में देखा और आगे बढ़ा ताकि वो इस आज़ादी की अवधारणा को तोड़ सके। तो दोस्तों यहाँ पे पता है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये हुआ कुछ इस तरीके से था कि उस टाइम पर भी ना, क्योंकि ये ब्लैक स्लेव्स मतलब कलर्ड पीपल, इनको स्लेव्स बना के रखा गया था, तो इनकी आज़ादी की बात चल रही थी। तो इस तरीके की ना आज़ादी उनको दी जाए और इस तरीके के ना कॉन्सेप्ट्स आने लग गए थे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को लेके इब्राहिम लिंकन को काफ़ी सही लगा था कि हाँ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ में डेमोक्रेसी को बनाने की ना एक पहल शुरू हो गई थी कि हाँ अगर बनाना भी है तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर लाओ इनको। लेकिन
यहां पे राय ये कह रहे हैं कि बेशक वो डेमोक्रेसी है, देखने में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास आज़ादी है, उसके अंदर भी तुम्हारे अंदर इतनी लिमिटेशंस लगेंगी, इतनी लिमिटेशंस लगेंगी कि वास्तविकता में वो तुम्हें गुलामी का ही रास्ते पे लेके जाएगी। क्योंकि इसमें भी अगर आप दोस्तों वैसे देखा जाए तो, अगर इसको एनालिसिस अगर इसका किया जाए तो, हम किसी को एक डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी भी देश के अंदर देखें, आपने किसी और को चुना, ठीक है, आपने किसी को चुना, अब उसकी इच्छा है वो जैसे चाहे वैसे कर ले, ठीक है, जबकि अगर वो उस पद पर है भी तो उसको वो आपसे पूछ सकता है या मांग सकता है, तभी कोई कार्य कर सकता है। ये है प्योर डेमोक्रेसी। लेकिन अगर वो आपसे पूछ नहीं रहा है और मांग नहीं रहा है और फिर भी एक्शन लिए चले जा रहा है और अपने हिसाब से एक्शन लिए चले जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी आज़ादी का उल्लंघन हो गया है। और एक बार आज़ादी का उल्लंघन हो गया तो धीरे धीरे हो सकता है आपको शुरुआत में अच्छा लगे या आपको देखने में ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है, क्योंकि जनरली लोगों का ये सोचना होता है मैं इसमें ये देखूं जरा मेरे मतलब की चीज़ क्या है। अब जब हर व्यक्ति अपने अपने मतलब की चीज़ सोचने लग जाएगा ना, तो पहली बात तो वो दूसरों से कट जाएगा, ठीक, और दूसरा वो जाने अनजाने अपनी आज़ादी किसी और के हाथ में दे रहा है। अब वो व्यक्ति उस आज़ादी का कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकता है, हो सकता है दूसरों के फ़ायदे के लिए भी कर दे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो आपको किस दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उस सामने वाले व्यक्ति का एक एनालिसिस कर लेना चाहिए खुद बैठ के कि कर रहा है तो क्या कर रहा है, क्या इससे सबका भला हो रहा है। अगर सबका भला नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर वो आगे कहते हैं, इस चौथी घनत्वता के व्यक्ति ने इन गतिविधियों से ना तो कर्म प्राप्त किया और ना ही खोया, क्योंकि उसे परिणाम की चिंता नहीं थी। उसका रवैया पूरी तरह से दूसरों की सेवा करने वाला था, विशेष रूप से दलित या गुलामों की सेवा। युद्ध में मृत्यु से जो आघात लोगों को हुआ था, उन लोगों की एकत्रित भावनाओं और विचार रूपों के कारण इस चौथी घनत्वता के व्यक्ति की ध्रुवीयता थोड़ी कम हुई थी, परंतु ये ज्यादा गंभीर नहीं थी। तो ये कह रहे हैं वो जो चौथी घनत्वता का प्राणी था ना, या कह लो फोर्थ डेंसिटी का बीइंग था जो उनके अंदर था, उसको परिणाम की चिंता नहीं थी। वो ये सोच के नहीं कर रहा था कि पता नहीं मैं अपनी ग्रेड बना के वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, फोर्थ डेंसिटी में वापस पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। वो तो बस ये सोच के कर रहा था कि भाई ये मेरा कार्य है, ये मुझे करना है बस, और कुछ नहीं है, अब हो मेरे लिए या कुछ ना हो इसके अंदर। और उसकी उसी टाइम पर दोस्तों युद्ध भी हो गया था। युद्ध के कारण जो लोग मरे और ये सारी चीज़ें हुई, उस युद्ध की स्थिति में भी वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो वो कह रहे हैं कि अब उस केस में उसकी ध्रुवीयता थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि भाई युद्ध में तो करना ही पड़ा ना उसको। अब ऐसा भी हो सकता है उसने डिसीजन लिए हों कि भाई अब युद्ध की स्थिति हो ही गई है, अब सामने वाले जो पार्टी है उसको मारना है तो मारना ही, अब करें तो करें क्या। तो ऐसी स्थिति में ध्रुवीयता थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ राय ये कह रहे हैं वो इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी ना वो क्लियर थी, वो प्योर थी। वो खुद की सेवा की इंटेंशन नहीं थी, वो दूसरों की सेवा की इंटेंशन थी। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।